नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी इजी कोड में। आज से हम इकोनॉमी की सीरीज को स्टार्ट करेंगे। ठीक है। इकोनॉमी जो कि यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है। अगर हम प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से देखें तो हर साल इसमें से 13 से 15 क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाता है। ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है, हमारे चैनल पे अभी जितने भी बेसिक बुक्स हैं लाइक एनसीईआरटीज वगैरह उसको कवर किया जा रहा है, जिसमें हमने पॉलिटी को स्टार्ट कर दिया है, फिर उसके बाद हिस्ट्री को स्टार्ट कर दिया है, फिर इधर ज्योग्राफी साथ ही साथ चल रहा है। आज हम इकोनॉमी को स्टार्ट करेंगे, राइट। तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर रहने वाला है इस पे। ठीक है, जिसमें हम जो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको देखेंगे। ठीक है, 11th की जो बुक है हमारी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसको हम देखेंगे। ठीक है। तो इसमें बेसिकली जो जो कंटेंट है पहले उसको हम देख लेते हैं, एग्जैक्टली हमें पढ़ना क्या है आने वाले टाइम्स में। देखो, यूनिट फर्स्ट हमारा क्या है? डेवलपमेंट पॉलिसीज एंड एक्सपीरियंसेस 1947 से 1999 तक। ठीक है। चैप्टर फर्स्ट है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी कैसे था इंडिपेंडेंस तक। फिर उसके बाद चैप्टर टू आएगा हमारा इंडियन इकोनॉमी 1950 से लेकर 1990 तक। ठीक है। फिर यूनिट सेकंड में इकोनॉमिक जो रिफॉर्म्स किए गए थे 1991 में, एलपीजी रिफॉर्म्स हो गए जैसे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है। देखो यहाँ पे चैप्टर थर्ड हमारा यही है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है। फिर यूनिट थर्ड आएगा करेंट चैलेंजेस फेसिंग द इंडियन इकोनॉमी। अभी जो हम करंट में चैलेंजेस, बहुत सारे चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। ठीक है, उसको हम देखेंगे। जैसे चैप्टर फोर में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, राइट। फिर उसके बाद क्या है, रूरल डेवलपमेंट हो गया, एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ, इनफॉर्मलाइजेशन एंड अदर इशूज जो है बेसिकली उसको हम काफी होलिस्टिक वे में देखेंगे। चैप्टर 7 में आएगा हमारा इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक। ठीक है, क्योंकि इंडिया ही नहीं हर कंट्री कहीं ना कहीं इस प्रॉब्लम्स को फेस कर रही है, चले क्लाइमेट चेंज वगैरह। ठीक है। फिर उसके बाद आएगा हमारा डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिया। ठीक है, यूनिट फोर में आएगा। चैप्टर 8 होगा क्या, कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर्स। ठीक है, हम इंडिया को और अपने नेबर्स के साथ कंपेयर करेंगे, राइट। लाइक चाइना हो गया, ठीक है, बांग्लादेश हो गया। जब हम आज़ाद हुए, बांग्लादेश को तो छोड़ दो बाद में आया, बट चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया। ठीक है, तो इससे हम कंपेयर करेंगे कि एग्जैक्टली इंडिया जब आज़ाद हुआ, ठीक है, उस टाइम पे चाइना की क्या पोजीशन थी, पाकिस्तान की क्या पोजीशन थी। ठीक है, पाकिस्तान तो हालांकि इंडिया से ही अलग हुआ था। ठीक है, तो एग्जैक्टली अभी तक क्या उनके द्वारा प्रोग्रेस किया गया, क्या हमारे द्वारा प्रोग्रेस किया गया, राइट। तो उसको हम काफी होलिस्टिक वे में समझेंगे। ठीक है। अब तो ये हमारा लास्ट चैप्टर होगा इसमें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है यूनिट फर्स्ट, डेवलपमेंट पॉलिसीज एंड एक्सपीरियंसेस। ठीक है, 1947 से 1990 तक। इसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर क्या है, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, एक कोट है विक्टर अलेक्जेंडर ब्रूस के द्वारा, जो कि वाइस राय रहे हैं ब्रिटिश इंडिया का 1894 में। उनके द्वारा बोला गया था, इंडिया इज ए पीओएट ऑफ आवर एम्पायर। पीओएट मीन्स क्या होता है, एक काफी महत्वपूर्ण चीज। ठीक है, इफ एम्पायर लॉसेस एनी पार्ट ऑफ इट्स डोमिनियन वी कैन सर्वाइव। ब्रिटिश इंडिया का बहुत सारे डोमिनियंस थे ना, बहुत सारे डोमिनियंस थे। तो बोल रहे हैं कि अगर इंडिया को छोड़ के अदर जो डोमिनियन है ब्रिटिश इंडिया लॉस कर दे रही है तो हम सरवाइव कर जाएंगे। बट इफ वी लूज इंडिया द सन ऑफ आवर एम्पायर विल हैव सेट। ऑब्वियसली यही हुआ। अगर हम इंडिया को लूज कर दे रहे हैं, जो विक्टर अलेक्जेंडर ब्रूस है इनके द्वारा जो बोला गया था कि अगर इंडिया को हम लूज कर दे रहे हैं तो जो हम एम्पायर बनाए हुए हैं, ठीक है, सब कुछ खत्म हो जाएगा, राइट। तो ये था काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट उस टाइम पे था इंडिया, एज आप सोने की चिड़िया भी बोला जाता था। ठीक है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन को समझते हैं। इंट्रोडक्शन में अगर देखें तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से देखते हैं। देखो, द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियाज प्रेजेंट डे इकोनॉमी इज नॉट जस्ट करंट मेकिंग, इट हैज इट रूट्स स्टीप्ड इन हिस्ट्री। जो हमारा प्रेजेंट इकोनॉमी है ना, वह
करंट मेकिंग नहीं है, मतलब ऐसा नहीं हो कि दिन एक ही दिन में सारा कुछ हमने अचीव कर लिया। इसका रूट हमें कहीं ना कहीं हिस्ट्री में देखने को मिलता है, ठीक है। पर्टिकुलरली अगर बात करें पीरियड व्हेन इंडिया वाज अंडर द ब्रिटिश रूल which lasted for almost 2 centuries before India finally won the independence on 15 अगस्त 1947, ठीक है। जो यह रूट हमें देखने को मिल रहा है ना, जब हम ब्रिटिश के कब्जे में थे, मतलब इंडिया कहीं ना कहीं ब्रिटिश रूल के अंडर में था, वहां से चलता हुआ आ रहा है। जो कि देखिए तो लगभग 2 सेंचुरी तक उन्होंने राज किया इंडिया पे, और फाइनली हमने 15 अगस्त 1947 को आज़ादी प्राप्त कर ली, ठीक है। अगर देखिए जो सोल पर्पस था ब्रिटिशर्स का, ब्रिटिश कॉलोनी का जो सोल पर्पस था, वह था कि इंडिया वाज टू रिड्यूस कंट्री टू बीइंग ए रॉ मटेरियल सप्लायर फॉर द ग्रेट ब्रिटेन ओन रैपिडली एक्सपेंडिंग मॉडर्न इंडस्ट्रियल बेस, ठीक है। मेन रीजन क्या था? मेन रीजन ये था ब्रिटिश, आई मीन सोल पर्पस क्या था? सोल पर्पस ये था ब्रिटिश कॉलोनी का कि इंडिया को एक नो रॉ मटेरियल सप्लायर कंट्री बना दिया जाए। मतलब यहाँ से कॉटन वगैरह को कहीं ना कहीं ब्रिटेन में सप्लाई किया जाए। क्यों सप्लाई किया जाए? क्योंकि वहां पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था उस समय, औद्योगिक क्रांति जो होता है वह चल रही थी, ठीक है। तो वहां पे जो गुड्स वगैरह बनाने होते थे, उसके लिए रॉ मटेरियल जो चाहिए, रॉ मटेरियल कहाँ से जाएगा? इंडिया। इंडिया कहीं ना कहीं कॉटन की जो प्रोडक्शन था वो काफी सिग्निफिकेंट लेवल पे करता था। और फिर उसके बाद आप देखोगे जो जूट वगैरह का प्रोडक्शन था वो भी हम अच्छे खासे लेवल पे करते थे, राइट। तो कहीं ना कहीं इंडिया को एक एक्सपोर्टिंग, मतलब रॉ मटेरियल का जो एक्सपोर्टिंग कंट्री है ना, वो है बना के रखना। और उसके साथ साथ क्या करना, जो भी गुड्स वगैरह प्रोड्यूस हो रहे हैं ब्रिटेन में, उसको इंडिया में एक्सपोर्ट करना। इंडिया में एक्सपोर्ट करना, लाइक क्लॉथ वगैरह आपने बनाया, ब्रिटिशर्स ने क्लॉथ वगैरह बनाया, ठीक है। यहाँ से जो रॉ मटेरियल था वो काफी सस्ते दाम पे उन्होंने खरीदा, काफी सस्ते दाम में खरीदा। अब जब वहां से फिनिश गुड बना के, मतलब जो क्लॉथ्स वगैरह है वो बना के इंडिया में बेचने लग गया, और काफी ज्यादा हाई कॉस्ट पे बेचने लग गए, ठीक है। काफी ज्यादा हाई कॉस्ट थी। तो कहीं ना कहीं यहीं से हमारा कंट्री का जो डिग्रेडेशन था ना वह स्टार्ट हो गया। An understanding of the exploitative nature of this relationship is essential for any assessment of any kind and level of development which the Indian economy has been able to attain over the last 7.5 decades, ठीक है। हमने जो अभी तक अचीव किया है, प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इंडियन इकोनॉमी, जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ तब से लेकर आज तक हमने एग्जैक्टली क्या किया, कैसे किया, इस सब को जानने के लिए हमें कहीं ना कहीं, तो जो पास्ट में हुआ था, ब्रिटिशर्स जब आए थे, उन्होंने एग्जैक्टली क्या किया था, इन सबको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द कॉलोनियल रूल। क्या? लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द कॉलोनियल रूल। जो कॉलोनियल रूल था, जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए उस टाइम पे इंडिया का जो डेवलपमेंट था उसके बारे में जानना, ठीक है। तो देखो, ब्रिटिशर्स के आने से पहले हम एक इंडिपेंडेंस इकोनॉमी को कहीं ना कहीं फॉलो कर रहे थे। मतलब हमें क्या उगाना है, क्रॉप में ही ले लो, हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है ना, तो उस टाइम पे कहीं ना कहीं लगभग 89 to 90% लोग एग्रीकल्चर पे डायरेक्टली डिपेंडेंट थे, ठीक है। तो क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे उगाना है चीजें, ज्यादातर हम फूड क्रॉप को प्रोड्यूस करते थे। कैश क्रॉप ज्यादा उतना प्रेवलेंट था नहीं, ठीक है। ये तो ब्रिटिशर्स जब आए तो उसके बाद स्टार्ट हुआ था कैश क्रॉप का सिलसिला। तो फूड क्रॉप्स वगैरह उगाते थे, हमें एग्जैक्टली क्या उगाना, गेहूं, चावल, दाल, ठीक है। तो हम अपने ऊपर डिपेंडेंट थे, मतलब हमें क्या उगाना है, क्या खाना है, हम अपने अकॉर्डिंग करेंगे। बट जब ब्रिटिशर्स आए ना, तो उन्होंने ज्यादातर इंडियन इकोनॉमी को मोड़ दिया कैश क्रॉप की तरफ, कॉटन, जूट वगैरह, हाँ, तो उधर मोड़ दिया। तो वहीं से कहीं ना कहीं इंडियन इकोनॉमी का डिग्रेडेशन स्टार्ट हो गया था, ठीक है। बिफोर द इंडिया हैज इंडिपेंडेंट इकोनॉमी बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल, ठीक है। दो एग्रीकल्चर was the main source of livelihood for most of the people at country economy was characterized by various kind of manufacturing activities, ठीक है। क्या था? जो एग्रीकल्चर था वह मेन एक तरह से सोर्स था लाइवलीहुड का, रोजगार का एक मेन सोर्स था, ठीक है। मतलब एक तरह से आप बोल सकते हो जीवन यापन करने के लिए एक मेन सोर्स था, ठीक है।
उसके साथ साथ हम मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज भी कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंट लेवल पे करते थे, जैसे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज वगैरह प्रेजेंट थी उस टाइम पे, ठीक है। कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल मिल्स वगैरह प्रेजेंट थे। मेटल एंड प्रीसियस स्टोन वर्क्स भी काफी सिग्निफिकेंट लेवल पे इंडिया में होते थे, उसको हम अदर कंट्रीज में एक्सपोर्ट भी सिग्निफिकेंट लेवल पे ही करते थे, ठीक है। दीज प्रोडक्ट एंजॉय ए वर्ल्ड वाइड मार्केट बेस्ड ऑन रेपुटेशन of the fine quality of material used and high standard of craftsmanship seen in all the imports from India। ठीक है, तो बेसिकली क्या था कि हम इस सब को कहीं ना कहीं काफी सिग्निफिकेंट लेवल पे वर्ल्ड मार्केट में एक्सपोर्ट करते थे। जो प्रीसियस स्टोन वर्क्स हैं, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज वगैरह थी, कॉटन एंड सिल्क के टेक्सटाइल जो हम बनाते थे वह काफी अच्छे क्वालिटी के होते थे, इसी वजह से हम वेरियस कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर पाते थे उस टाइम पे, ठीक है। The economic policies pursued by the colonial government in India were concerned more with the protection and promotion of economic interest of their home countries than with the development of India's economy। ठीक है, जो पॉलिसीज बेसिकली ब्रिटिशर्स के द्वारा फॉलो किया जा रहा था, उनका मेन सोल पर्पज क्या था? एक तरह से एक सोल पर्पज क्या था कि प्रोटेक्ट करना एंड प्रमोट करना इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ देयर होम कंट्री, मतलब ब्रिटिश का जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट था उसको कहीं ना कहीं प्रमोट करना, प्रोटेक्ट करना, ठीक है, रेदर देन कि हम इंडियन इकोनॉमी को डेवलप करेंगे, ठीक है। सच पॉलिसीज ब्रॉट अबाउट द फंडामेंटल चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इस पॉलिसी की वजह से क्या हुआ, एक हमें फंडामेंटल चेंजेस देखने को मिले द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी के स्ट्रक्चर में एक काफी ज्यादा चेंजेस हमें देखने को मिला, ठीक है। ट्रांसफॉर्मिंग द कंट्री इनटू सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल एंड कंज्यूमर ऑफ फिनिश गुड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्रिटेन, ठीक है। इंडिया के साथ क्या हुआ कि जब ब्रिटिशर्स आए ना, तो अपने नो कंट्री के जो नेशनल इंटरेस्ट होता है ना उसको प्रमोट करना, प्रोटेक्ट करना, बेसिकली उसके लिए उन्होंने क्या कर स्टार्ट करना शुरू कर दिया। इंडियन इकोनॉमी को जो अभी तक बेसिकली हम फूड क्रॉप्स को ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे थे, उसे कैश क्रॉप में कन्वर्ट किया, ठीक है। अब कॉटन और जो वेरियस जो नो रॉ मटेरियल्स थे उन्हें एक्सपोर्ट किया जाने लग गया, कहाँ पे? ब्रिटेन में। इंडिया से ब्रिटेन में एक्सपोर्ट किया जाने लग गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता था कि उसका फिनिश गुड बनता था, ठीक है, फिनिश गुड बनता था। अब फिनिश गुड का अगर बना, लेट्स से क्लॉथ वगैरह बना, तो उसके लिए उन्हें मार्केट चाहिए ना, पैसे अर्न करने के लिए मार्केट चाहिए जिसे वहां पे सप्लाई करें और पैसे को अर्न कर सके। तो इंडिया कहीं ना कहीं एक अच्छा क्या बोल सकते हैं उसे कि एक अच्छा मार्केट मिला जहाँ पे वो अपने गुड्स को, फिनिश गुड्स को एक्सपोर्ट कर सके, ठीक है। यहाँ से ये रॉ मटेरियल को कहीं ना कहीं इंपोर्ट कर रहे हैं। ब्रिटेन इंडिया से रॉ मटेरियल को इंपोर्ट कर रहा है और यहाँ से ये फिनिश गुड को एक्सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। समझ रहे हो? तो वही बोल रहा है कि इंडिया को ट्रांसफॉर्म कर दिए सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल एंड कंज्यूमर ऑफ फिनिश गुड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्रिटेन, ठीक है। Obviously, the colonial government never made any sincere attempt to estimate India's national and per capita income। और यह भी बात है कि जो ब्रिटिशर्स थे उनके द्वारा कोई भी ऐसा सिंसियर अटेम्प्ट नहीं मेड किया गया कि हम जो इंडिया का नेशनल इनकम है ना उसको एस्टिमेट करें, साथ ही साथ जो पर कैपिटा इनकम है, एक पर्सन कितना कमा रहा है, हाँ, पर कैपिटा इनकम है, उसको मतलब अनुमान लगाए। हालांकि इसको एस्टिमेट करने के लिए सम इंडिविजुअल अटेम्प्ट्स व्हिच वर मेड टू मेजर सच इनकम इल्डेड कॉन्फ्लिक्टिंग एंड इनकंसिस्टेंट रिजल्ट, ठीक है। कुछ इंडिविजुअल्स के द्वारा मेड किया गया। अमंग द नोटेबल एस्टिमेटर्स जैसे दादा भाई नौरोजी हो गया, विलियम डिगबॉय हो गया, ठीक है, फिंडले श्रीराज हो गया, वीके आरवी राव हो गए, फिर उसके बाद आशी देसाई। इन सबके द्वारा कहीं ना कहीं कुछ अटेम्प्ट मेड किए गए थे कि हम जो इंडिया का नेशनल इनकम है और पर कैपिटा इनकम है उसको एस्टिमेट किया जाए, ठीक है। तो बेसिकली ये नाम इम्पोर्टेंट है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यूपीएससी में डायरेक्टली इससे क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। इट वाज द रॉ whose estimates during the colonial period were considered very significant। जो राव थे, कौन राव? जो वीके आरवी राव थे, बेसिकली उनके द्वारा जो एस्टिमेट मेड किया गया था उस टाइम पे वह काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट माना जाता था, ठीक है। हाउएवर मोस्ट स्टडीज
did find that the country's growth of aggregate real output during the first half of the 20th century was less than 2%. जो कंट्री का ग्रोथ था, एग्रीगेट रियल आउटपुट जो था बेसिकली, अगर देखें तो फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी, जो 20th सेंचुरी का था फर्स्ट हाफ था बेसिकली, उस टाइम पे देखें तो लेस देन कितना था, 2%, कपल विथ मेयर 0.5% ग्रोथ इन पर कैपिटा आउटपुट पर ईयर। ठीक है, कितना, बस 0.5% का ग्रोथ हमें देखने को मिला था उस टाइम पे, राइट। तो बेसिकली जो उस टाइम पे हमारी इकोनॉमी था उसको हमने देख लिया। अब जो एग्रीकल्चर सेक्टर था, एग्रीकल्चर सेक्टर उसको हम देखते हैं। ठीक है, देखो जब ब्रिटिशर्स आए थे ना, तो हमारा जो इंडिया था वह एक कृषि प्रधान देश था। मतलब बेसिकली क्या बोल सकते हैं कि हमारा 85% पॉपुलेशन जो कि रूरल एरियाज में रह रहा था, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट था। ठीक है, तो वही है कि बेसिकली इंडियाज इकोनॉमी अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल रिमेन फंडामेंटली एग्रीरियन, जिसमें हम अगर हम देखें तो 85% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन लिव्ड मोस्टली इन विलेज। 85% पॉपुलेशन कहाँ रहता था, विलेज एरियाज में। ठीक है, जो कि डिराइव करता था देयर लाइवलीहुड डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली फ्रॉम एग्रीकल्चर। ठीक है, डायरेक्टली कहीं ना कहीं हम एग्रीकल्चर से चीजों को अर्न करते थे, राइट। However, despite being the occupation of such a large population, the agricultural sector continue to experience stagnation and not infrequently unusual deterioration. Basically, इतना पॉपुलेशन डिपेंडेंट होने के बाद भी कहीं ना कहीं हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई ग्रोथ नहीं देखा जा रहा था। ऑब्वियसली कैसे ग्रोथ होगा यार, जब आप नो जो फूड क्रॉप था उससे आप डाइवर्ट कर दे रहे हो कैश क्रॉप में, राइट। कैश क्रॉप में डाइवर्ट हुआ तो आप रॉ मटेरियल को आप परचेज भी कर रहे हो तो उसकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा कम है। कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा, आप काफ़ी ज़्यादा लेस अमाउंट में उसको परचेज कर रहे हो, अपनी कंट्री में ले जा रहे हो, ब्रिटेन में ले जा रहे हो, वहाँ पे आप फिनिश गुड को प्रोड्यूस कर रहे हो, राइट। तो फिर उसके बाद इंडिया में एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो इससे आप ज़्यादा पैसे अर्न कर रहे हो, तो एग्जैक्टली प्रॉफिट कहाँ से होगा, राइट। तो यही सारी चीज़ें हैं। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बिकम लो, दो एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी कम हो गई। ठीक है, इन एब्सोल्यूट टर्म्स द सेक्टर एक्सपीरियंस सम ग्रोथ ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ एग्रीगेट एरिया अंडर कल्टीवेशन। उसके साथ साथ अगर देखें तो हमें कुछ ग्रोथ एग्रीकल्चर सेक्टर में देखने को मिला, क्योंकि जो एग्रीगेट एरिया था, जो ब्रिटिशर्स आए, बहुत सारे इक्विपमेंट्स आए, राइट। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि जो अनकल्टिवेटेड एरियाज था बेसिकली, उसको भी कहीं ना कहीं कल्टिवेटेड एरिया में शामिल कर लिया गया। तो एग्रीगेट जो एरिया था वह भी एक्सपेंड हुआ, इसकी वजह से हमें थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं इसमें ग्रोथ देखने को मिला। ठीक है, दिस स्टेग्नेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर वाज कॉल्ड मेनली बिकॉज ऑफ वेरियस सिस्टम, जैसे लैंड सेटलमेंट। ऑब्वियसली बहुत सारे लैंड सेटलमेंट्स के कॉन्सेप्ट उस टाइम पे आया था, जैसे एक जमींदारी सिस्टम, जमींदारी सिस्टम, ठीक है, विच वाज इम्प्लीमेंटेड इन बंगाल प्रेसिडेंसीज। बंगाल प्रेसिडेंसीज में कहीं ना कहीं से इम्प्लीमेंट किया गया था। ठीक है, अगर देखिए तो बंगाल प्रेसिडेंसी कंप्राइजिंग प्रेजेंट डे ईस्टर्न स्टेट्स, जैसे अभी बांग्लादेश का भी ले लो। ठीक है, बांग्लादेश भी उसमें था। द प्रॉफिट अकरिंग आउट ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर वेंट टू द जमींदार इंस्टेड ऑफ कल्टिवेटर्स। ठीक है, जो इससे प्रॉफिट वगैरह होता था बेसिकली, जो जमींदारी सिस्टम जब इम्प्लीमेंट हुआ तो एग्रीकल्चर जो प्रोडक्टिविटी होता था, उससे जो प्रॉफिट होता था किसके पास जाता था, जमींदार के पास। ठीक है, कल्टिवेटर्स के पास नहीं जाता था। हाउएवर द कंसिडरेबल नंबर ऑफ जमींदार एंड नॉट जस्ट द कॉलोनियल गवर्नमेंट डिड नथिंग टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, बहुत सारे जमींदार थे उस टाइम पे, उनको बस पैसे से मतलब होता था कि आप किसी तरह भी प्रोड्यूस करो क्रॉप्स को, उसे प्रॉफिट हो, पैसे दो। मतलब उन्हें इनसे कोई मतलब नहीं था कि एग्जैक्टली क्या नीड है खेत की, राइट। कनाल वगैरह बनाना है, सिंचाई के संसाधनों को कहीं ना कहीं, सिंचाई के संसाधनों को कहीं ना कहीं प्रोवाइड कराना, इस सब से उन्हें कुछ मतलब नहीं था। उनका मतलब ये था पेट भरना है। आप खेत उन्होंने दे दिया, हाँ, कल्टिवेटर्स को खेत दे दिया कि आप लो, आप प्रोड्यूस करो, मुझे इतना पैसा चाहिए, बस। द मेन इंटरेस्ट ऑफ जमींदार वाज ओनली टू कलेक्ट रेंट रिगार्डलेस ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कल्टिवेटर्स। ठीक है, उनका मेन एम ही था कि हमें रेंट को कलेक्ट करना है। ठीक है, हमें बस रेंट को कलेक्ट करना, हमें बस पैसे चाहिए। ठीक है,
आपकी कंडीशन क्या है, आपकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, उससे उन्हें कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। दिस कॉज इमेंस मिजरी एंड सोशल टेंशन अमंग द लीडर्स, ठीक है। बेसिकली कल्टिवेटर्स के साथ क्या हुआ कि बहुत ज्यादा वह टेंस रहने लग गए, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स को वह फेस करने लग गए, ठीक है। उसके साथ साथ सोशल टेंशन भी बहुत ज्यादा बढ़ा। To a very great extent, the term of revenue settlement was also responsible for the जमींदार adopting such attitudes, ठीक है। क्या था, रेवेन्यू जो सेटलमेंट्स था बेसिकली, उससे भी कहीं ना कहीं जमींदार को एक तरह से प्रोत्साहन मिला कि वह एडॉप्ट करें जमींदारी सिस्टम को, ठीक है। क्योंकि देखो, ऑब्वियसली इसमें अगर यहाँ से पैसे अगर डायरेक्ट गवर्नमेंट के पास जाते तो फिर बात अलग थी। अभी तो ये जमींदार के पास आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जमींदार भी तो खा रहे हैं भाई। पैसे इतना ज्यादा खा लेते थे कि मतलब वहां ऊपर तक जाते जाते जितना भी जाता था ऊपर तक, वो तो उनकी बात है, लेकिन यहाँ से इनको डायरेक्ट प्रॉफिट। अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट बोल रही कि 10% का लेना, 10% तो होता भी नहीं था यार, 50%, ठीक है। तो ये क्या करते थे, 70% लगाते थे, 20% अपने ही खा जाते थे, ठीक है। डेट फॉर द डिपॉजिटिंग स्पेसिफिक सम ऑफ रेवेन्यू वर फिक्स्ड, फेलिंग विच और जमींदार वेयर लूज देयर राइट, ठीक है। तो कुछ सम ऑफ रेवेन्यू फिक्स था, जैसे 50% रेवेन्यू इतना आना चाहिए, वो फिक्स था, ठीक है। अगर वो फेल कर जाते हैं इसमें, इसको जमा करने में, तो उनकी जो जमींदारी थी वह खत्म हो जाती थी, ठीक है। बिसाइड दिस लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, इसके साथ साथ क्या और फिर प्रॉब्लम से, जैसे लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी काफी लो लेवल की थी। इरिगेशन फैसिलिटीज कहीं ना कहीं अवेलेबल नहीं थी। जो यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स था वह काफी नेग्लिजिबल था, मतलब काफी कम अमाउंट में यूज होता था, ठीक है। All added up to aggravate the plight of farmers and contribute to the decimal level of agriculture productivity। इन सब की वजह से कहीं ना कहीं एक नो सिग्निफिकेंट लेवल पे, एक सिग्निफिकेंट लेवल का कहीं ना कहीं डिग्रेडेशन देखा गया नो फार्मर्स के लाइफ में, ठीक है। देयर वाज ऑफ कोर्स सम evidences of relatively higher yield of cash crop in certain areas of the country due to commercialization of agriculture। अब देखो भाई साहब, जहां उनको चाहिए था लाइक कैश क्रॉप के लिए, वहां पे कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर की वजह से हमें ज्यादातर कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी देखने को मिली थी, ठीक है। वहीं जो फूड क्रॉप्स वगैरह होते थे उसमें लेस प्रोडक्टिविटी देखनी जाती थी। कैश क्रॉप में हायर प्रोडक्टिविटी इसीलिए देखी जाती थी क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे उसकी उनकी नीड थी, ठीक है। उन्हें भाई रॉ मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, तो उसमें हम कुछ ना कुछ बेटर करेंगे, ठीक है। ब्रिटिशर्स बोल रहे थे कि अगर मुझे रॉ मटेरियल्स चाहिए तो रॉ मटेरियल्स कैसे प्रोड्यूस होगा, अगर आप प्रॉपर इक्विपमेंट्स दोगे, पूरा फर्टिलाइजर का प्रोवाइड कराओगे, ठीक है, इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड कराओगे, तभी तो प्रोड्यूस हो पाएगा। तो कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर की वजह से कहीं ना कहीं कुछ क्रॉप्स में कहीं ना कहीं हमें इल्ड देखने को मिला, ठीक है। But this could hardly help farmers in improving the economic condition, as instead of producing food crops, now they were producing cash crop, which were to ultimately used by British industrial back home, ठीक है, इंडस्ट्रीज बैक होम। बेसिकली क्या था कि ये सारी चीजें जो कमर्शियलाइजेशन हुआ एग्रीकल्चर का, जो फूड क्रॉप्स था उसे शिफ्ट कर दिया गया कैश क्रॉप पे, इसे ही तो कमर्शियलाइजेशन बोलते हैं। फूड क्रॉप से आप कैश क्रॉप में शिफ्ट कर दे रहे हो, ठीक है। इससे फार्मर्स को कहीं ना कहीं कोई हेल्प नहीं मिला, हार्डली हेल्प फार्मर्स, जिससे वो अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव कर सके, ठीक है। क्योंकि देखो उनका मेन मोटिव यही था कि जो फूड क्रॉप्स हैं बेसिकली उनको कैश क्रॉप में कन्वर्ट करना, और जो कैश क्रॉप है उसको ब्रिटेन में कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट करना इंडिया से, फिर इसके बाद वहां से फिनिश गुड बना के इंडिया में इंपोर्ट करना, क्योंकि इंडिया एक ह्यूज मार्केट था जो फिनिश गुड था ब्रिटिशर्स का, उसके लिए, ठीक है। डिस्पाइट सम प्रोग्रेस मेड इन इरिगेशन, इंडियन एग्रीकल्चर वाज starved of investing in terracing, flood control, drainage, desalinization of soil। बेसिकली कुछ प्रोग्रेस मेड किए गए इरिगेशन में, बट जो फ्लड कंट्रोल था उनके लिए, उसके लिए कुछ नहीं किया गया, ड्रेनेज के लिए कुछ नहीं किया गया, जो डिसैलिनाइजेशन था उस सॉइल का, उसके लिए कुछ नहीं किया गया, ठीक है। While a small section of farmers changed their cropping pattern from food crops to commercial crops, a large section of tenant small farmers and sharecroppers neither had resources or technology nor had incentive to invest in agriculture, ठीक है। कुछ अगर देखें फार्मर्स तो उनके द्वारा
जो क्रॉपिंग पैटर्न्स था, बेसिकली जो क्रॉप अभी तक फूड क्रॉप्स को वो उगाते थे, अब कॉमर्शियल क्रॉप है वो बढ़ गए, ठीक है। बट ये कुछ फार्मर्स के द्वारा किया गया। सिग्निफिकेंट लेवल के अगर हम फार्मर्स देखें तो अभी भी अगर इंडिया में देखें तो नो, जितने भी फार्मर्स है उसके 80% कहीं ना कहीं लेस देन 2 एकड़ होल्ड करते हैं, समझ रहे हो, लेस देन 2 एकड़। तो उनके पास उतना टेक्नोलॉजी भी नहीं था, जो इतने भी जितने भी स्मॉल फार्मर्स थे, टेनेंट्स थे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उनके द्वारा कुछ ऐसा इम्प्रूवमेंट नहीं किया गया, तो इसकी वजह से उन्हें और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा, राइट। तो बेसिकली ये था हमारा इकोनॉमी का फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट लेक्चर, ठीक है। अब जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है बेसिकली इसे हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, राइट। तो अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइज।